चार बहनें और एक कुंवारा नौकर, ये कहानी अकेले छुपकर देखना, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। डिलीट होने से पहले पहले देख लेना। मैं गांव का एक नौजवान मर्द था और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा मान था, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये ताकत एक गुनाह की नजर हो जाएगी। मैं चार बहनों का नौकर था और वो चारों बहनें रात होती ही मेरे कमरे में आ जाती और कहती, आज अपनी ताकत हमें दिखाओ। फिर बारी बारी रात के अंधेरे में मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं परेशान हो गया कि इतनी रात को कौन हो सकता है। आज से पहले कभी कोई इतनी रात को मेरे दरवाजे पर नहीं आया था। मैंने फौरन ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? तो बाहर से मुझे मालकिन की आवाज सुनाई दी। अपनी बड़ी मालकिन की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। दिल में अजीब अजीब तरह के ख्यालात भी आ रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को क्या मामला हो गया है जो मालकिन खुद मेरे दरवाजे पर आ गई है। मालिक भी तो गए हुए थे। दरवाजे पर मेरी चारों मालकिन ही खड़ी थी। उन्होंने मुझसे अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं उन्हें अंदर ले आया और समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से क्वार्टर में अपनी मालकिनों को कहाँ बिठाऊं। वो चारों मेरी ही चारपाई पर बैठ गई और फिर कहने लगी कि फारूक, आज हम चारों तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हैं। अब तक तुमने खुद को हमारा वफादार और साबित किया है। आज हम यही देखना चाहते हैं कि तुम कितने हमारे वफादार हो। फौरन सीने पर हाथ बांधे और मालकिन से कहा कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर बड़ी मालकिन मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आज तुम्हारी मजबूती का इम्तिहान है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने मर्द हो, तुम्हें कितने दम है। मालकिन की बातें मुझे हैरान कर रही थी। मैंने मालकिन से कहा कि मैं बहुत ज्यादा दम रखता हूँ, आपका हर काम फौरन कर सकता हूँ। मैं गांव का लंबा जवान था, वाकई ही बहुत दम रखता था। इसलिए मैंने मालकिन से कहा कि आप बस हुक्म करेंगे। कहते हुए मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसके बाद क्या होने वाला है। मेरी बात सुनकर मेरी मालकिन ने बहुत गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया और फिर अपनी शर्ट साइड में करके मेरे सामने अपने बड़े बड़े। मालकिन की इस हरकत पर मैं शशदा रह गया था। मेरी आंखें हैरत से खुल गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकिन ऐसा करेगी। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और मुझसे कहा कि हम चारों ही इस जिंदगी से परेशान आ गए हैं। अब तुम ही मौजूद हमारी मुश्किल आसान कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो आज की रात हम चारों को ही बारी बारी। उसके बाद एक के बाद एक चारों मालकिनों ने अपने कपड़े हटा दिए और उनकी हालत देखकर मैं बेकाबू हो गया। इसलिए मैंने मालकिनों के हुक्म पर उन चारों को 1 घंटे में ही, जवान बेटियों के होते हुए माँ बाप बहुत एहतियात करते हैं, खासकर किसी गैर मर्द को तो घर में बिला जरूरत दाखिल होने की इजाजत भी नहीं देते। मेरा मालिक बहुत ही अजीब सा इंसान था। 4 जवान बेटियों की मौजूदगी में उसने मुझे अपने घर पर मुलाजिम रख लिया था और मेरे जिम्मे उन चारों की जरूरियात का ख्याल रखना था और उनके काम काज करना था। इसलिए मैं सारा दिन उन चारों के आगे पीछे फिरता था। ये नौकरी करना मेरे लिए मजबूरी था। दरअसल मेरी शादी के बाद से मुस्तकिल तौर पर मैं बेरोजगार रहा था। कभी कोई अच्छी नौकरी लग ही नहीं सकी और फिर मेरे पास बेटी की पैदाइश हो गई और एक बेटी का बाप के बाद मेरे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा। तो मेरी बीवी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि या तो कोई काम करो या फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके वापस चली जाती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। नौकरी के लिए तो मैं पहले ही मारा मारा फिर रहा था, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही थी। घरेलू हालात की वजह से मैं पढ़ लिख नहीं सका था। कोई खास हुनर भी मेरे पास नहीं था। बस जहाँ भी कोई छोटी मोटी मुलाजमत मिलती मैं कर लेता था। लेकिन आज के इस दौर में छोटी मोटी मुलाजमत से घर चलना कहाँ आसान था। इसलिए मेरे लिए जिंदगी मुश्किल हो रही थी। और फिर एक दिन जब मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ तो मैंने मुख्तसर सा सामान बांधा और अपनी बीवी से कह दिया कि अब मैं बड़े शहर जा रहा हूँ और वहीं से कमाकर पैसे भेजूंगा। ये सुनकर मेरी बीवी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो मजीद तंगी में गुजारा नहीं करना चाहती थी। मेरा एक दोस्त शहर में रहता था। मैं सीधे उसके पास पहुंच गया और फिर उसी के तवस्सुत से मैं अपने मालिक से मिला। मालिक ने मुझे बताया कि उसे अपने घर के लिए मुलाजिम की जरूरत है। वैसे तो मैं इस नौकरी को करने पर हक में नहीं था, लेकिन बीवी और बेटी का सोचकर मैं राजी हो गया। और जब मालिक मुझे पहली दफा अपने घर में लेकर दाखिल हुआ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मालिक की 4 खूबसूरत जवान और हसीन बेटियां थी और चारों ही शहजादियां मालूम हो रही थी। उन्होंने कीमती तरीन लिबास पहन रखे थे और चेहरे पर मेकअप भी था। मालिक ने उन चारों से मेरा तारुफ करवाया और कहने लगा, ये मेरी बेटियां हैं और तुम्हारा काम इनकी खिदमत करना है। इन चारों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। इन चारों की माँ नहीं थी, इसलिए मालिक उनके लिए शायद ज्यादा ही फिक्रमंद था। पहले तो मैं परेशान हुआ कि कैसी नौकरी है। मैं मर्द होकर 4 लड़कियों की जरूरतों का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। मेरे लिए तो इनके कमरे में जाना भी एक अजीब सी बात थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल थोड़ा महजब किस्म का था और इन चीजों को बुरी नजरों से देखा जाता था। लेकिन इस वक्त नौकरी की जरूरत होने की वजह से मैंने हामी भर ली। और फिर बड़ी बात तो ये थी कि मुझे रहने के लिए क्वार्टर भी मिल रहा था। मेरे सारे ही मसले मुझे इस नौकरी से हल होते हुए दिखाई दे रहे थे। अगले ही दिन से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा मालिक बहुत ही अमीर तरीन आदमी है और कारोबार के सिलसिले में सारी सारी रात भी घर से बाहर रहता था। दिन में कम ही मालिक घर पर होता
था। मेरी मुलाजमत दिन भर की थी। रात को मैं अपने क्वार्टर में चला जाता, लेकिन सारा सारा दिन मैं अपने मालकिनों के आगे पीछे घूमता। वो चारों बहुत ही अजीब मालूम होती थी। अपने अपने कमरों में बंद रहती, मुझे अपनी जरूरत पर बुलाती तो भी काम से काम रखता। ज्यादातर वो सोती ही रहती थी। कभी कोई मुझसे बिला जरूरत बेतकल्लुफ नहीं हुई थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि जितनी मेरी तनख्वाह थी इसके मुकाबले में मेरा काम कुछ भी नहीं था। लेकिन एक बात और अजीब थी। मुझे चौकीदार ने बताया कि इस घर में कोई भी मुलाजिम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। पता नहीं मालकिन ऐसा क्या करती हैं कि कुछ ही दिनों बाद मुलाजिम भाग जाता है। तुम भी यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं सकोगे। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ था। अब तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि मुझे तो सारी मालकिनें सीधी सादी सी लगी थी। चौकीदार कहने लगा, कुछ दिनों की बात है, फिर यकीनन ये तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई कारनामा जरूर करेंगी। मालिक तो खुद इनसे परेशान है, इसलिए इन्हें बहुत सख्ती में रखता है। मुझे भी ये हिदायत दी है कि मैं किसी तरह इन्हें बाहर ना जाने दूं। चौकीदार की बात सुनकर मैं हैरान हुआ तो वह आहिस्ती से मेरे कान में कहने लगा, मुझे तो ये चारों ही बड़ी अयाश किस्म की लगती हैं। चौकीदार की बात सुनकर मैं उछल पड़ा और वह अपनी मालकिनों के बारे में किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा था। मैंने तो कभी किसी भी मालकिन को अयाश नहीं पाया था। फिर कुछ दिन ही गुजरे और मुझे चौकीदार की बात काफी हद तक ठीक महसूस हुई। एक दिन बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया तो मैं फौरन पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए महीना होने वाला है। तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहकर मालकिन ने अपना पर्स खोला और मुझे कुछ पैसे निकालकर बिला जरूरत ही पकड़ा दी और कहने लगी कि इन पैसों को तुम अपनी जरूरतों पर खर्च कर लेना। मालकिन की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। बिला वजह ही मालकिन ने मुझे हजारों रुपए दे दिए थे। खैर, मैंने खुशी से पैसे रख लिए, लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब अगले दिन भी मेरी दूसरी मालकिन ने मुझे पैसे दे दिए और उसने भी यही बात की कि इन पैसों से अपने मसले हल कर लो। मालकिन की इस दरिया दिली पर मैं हैरान रह गया था। चारों ही मेरी मदद करने को तैयार थी, जबकि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी। मुझे पैसों की जरूरत थी और पैसे मुझे मिल रहे थे, इसलिए मैंने खामोशी से सारे पैसे रख लिए। अलबत्ता मैं सोच रहा था कि यकीनन इस दरिया दिली के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये मालकिन जरूर मुझसे कोई खास काम करवाना चाहती होंगी, लेकिन वो खास काम क्या था ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया ना हो सका। मेरी चारों मालकिनें सारा सारा दिन घर पर ही रहती थी। मैंने कभी किसी मालकिन को घर से बाहर लॉन में भी जाते हुए नहीं देखा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो पढ़ी लिखी थी या नहीं। अलबत्ता वो घर में भी खूब बंद सवर के रहती थी। एक शाम मालिक अपने कमरे अपने घर लौटे तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे और फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी बेटियों को वो शॉपर दे दिए। मालिक के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। वो कहने लगे, तुम लोगों की किस्मत से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया है, इसलिए तुम लोगों के लिए ये तोहफे लेकर आया हूँ। और वो अपनी बेटियों के लिए खुद खरीदारी करके आए थे और मुझे अंदाजा हुआ कि मालिक अपनी बेटियों की जरूरत का सारा सामान खुद ही उन्हें ला कर देते थे। शायद उनकी बेटियों को बिल्कुल भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसा कि चौकीदार ने बताया था, कीमती तरीन कपड़ों से भरे हुए वो शॉपर्स पकड़कर भी मालकिन के चेहरों पर खुशी नहीं आई थी। वो सब बेदिली से अपने बाप से वो शॉपर लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मालकिनों के इस अंदाज पर मैं हैरान रह गया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो इस घर से बाहर जाना चाहती हैं और खुद खरीदारी करना चाहती हैं, इसलिए खुश नहीं हुई। लेकिन ये इन बाप बेटियों का जाती मसला था और मैं इस मसले में पढ़कर अपनी नौकरी खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। उनके जाने के बाद मालिक ने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगा कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुमने बहुत आराम से इनकी जिम्मेदारी उठा ली है और हैरत की बात यह है कि ये लोग तुम्हारे साथ खुश भी हैं, वरना इससे पहले मैंने जितने भी मुलाजिम रखे वो सब के सब इनसे तंग आकर चले गए थे। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, तुम और भी दिल लगाकर काम करो। मालिक की इस तरह तारीफ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थी, खेल कूद किया करती थी, लेकिन ये चारों तो अपनी जिंदगी में ही मगन है, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने कभी किसी को किसी दूसरे के कमरे में जाते हुए भी नहीं देखा था। वो और इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान भी हुआ था। मुझे नौकरी करते हुए पूरा महीना गुजर गया और फिर एक दिन मैंने सुबह जब बंगले पर पहुंचा तो मेरी मालकिन के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे ही उन्हें सांसें लेने में मुश्किल हो रहा हो। मैंने फौरन मालकिन को पानी पिलाया और पूछा कि मालकिन क्या हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मालिक को बुलाऊं। वो कहने लगी कि मालिक तो दूसरे शहर गए हुए हैं, तो मेरी थोड़ी सी मदद करो। और फिर मालकिन ने मुझे तेल की बोतल पकड़ाई और कहने लगी मेरे पैरों की मालिश करो। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ कि मालकिन किस तरह मुझसे अपने पैरों की मालिश करवा सकती हैं, लेकिन मालकिन ने अपने पैर मेरे आगे कर दी और खुद बेड से टेक लगाकर बैठ गई। ना चाहते हुए भी मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी पड़ी, क्योंकि शायद मालकिन के पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी कि अब मेरा दर्द कम हो गया है, तुम अपने काम मुकम्मल करो। और मैं मालकिन के कमरे से बाहर निकल गया। मालकिन के आंसू खुश्क हो चुके थे और उनके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल
नॉर्मल से तासुरात थे। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन को अचानक से हुआ क्या था। रात तक वो भली अच्छी थी, फिर सुबह ही सुबह उनकी इतनी अजीब सी हालत क्यों हो रही थी। मैं सारी मालकिनों के छोटे मोटे काम निपटाने लगा और फिर ऐसे ही शाम हो गई। शाम के वक्त मेरा मालिक घर में दाखिल हुआ तो वो बहुत ही गुस्से में था। बड़ी मालकिन के कमरे में गया और फिर वहां से चीख पुकार की आवाज आने लगी। ये तो समझ नहीं आया था कि मालिक किस बात पर गुस्से में थे, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि वो मालकिन से खफा है, क्योंकि वो मालकिन को बहुत बुरे बुरे लफ्जों में डांट रहा था और आगे से मालकिन के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि बड़ा ही जालिम पाप है, पहले ही मालकिन तकलीफ में है और मालिक इन्हें और डांट रहा है। कुछ देर बाद मालिक ने सारी बेटियों को एक जगह जमा किया और फिर खूब चीख पुकार करने के बाद घर से निकल गया। मालिक के जाने के बाद जब मैं मालकिनों के पास पहुंचा तो वो सभी उदास चेहरे लिए बैठी थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया और फिर रात को मैं अपने क्वार्टर में चला गया। मेरी बीवी का फोन आया था, वो मुझे बहुत ज्यादा याद कर रही थी। याद तो मैं भी उससे कर रहा था। 1 महीने से मैं उसके बगैर तन्हा जिंदगी गुजार रहा था और सर्दियों की रातों में उसकी कमी का एहसास मुझे शिद्दत से सता रहा था। काफी देर तक मैं फोन पर ही उसे अपने जज्बात का इजहार करता रहा और फिर फोन बंद करके मैं करवटें बदलने लगा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो मेरी बीवी का खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के आगे लहराने लगता। उससे दूर होकर सारे गिले शिकवे भी खत्म हो गए थे। जब तक हम करीब थे तो लड़ते झगड़ते रहते थे। जब से मैं शहर आया था उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। शायद वो भी मेरी जुदाई को सह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वापस जाऊंगा अपने गाँव में और शाहजहा के साथ 2-4 दिन गुजार कर लौट आऊंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि आधी रात के वक्त मुझे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी चारों मालकिन रात के इस पहर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फिर मेरी बड़ी मालकिन ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो मैं इज्जत से उन चारों को अंदर ले आया। मैं बहुत ज्यादा कश्मकश का शिकार हो गया था कि न जाने क्या बात है, इतनी रात को वो चारों यहाँ क्या कर रही है। और फिर बड़ी मालकिन ने मुझसे बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, फारूक तुम जब से आए हो तुमने हमारी बहुत मदद की है, खिदमत की है, लेकिन आज की रात हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम हमारे वफादार हो या नहीं। जो हम तुमसे कहेंगे क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो। मैंने हैरत से उन चारों को देखा और कहा, मालकिन मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ। अब तक आपने जो भी काम मुझसे कहे हैं मैंने कभी इंकार नहीं किया। अगर आपको किसी खिदमत की जरूरत है तो मैं कैसे इंकार कर सकता हूँ। ये सुनकर दूसरे नंबर की मालकिन कहने लगी, आज हम तुम्हारी ताकत आजमाने आए हैं। हमें तो पता है कि तुम कितने मजबूत इंसान हो। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगा कि ऐसा कौन सा काम करवाना है मालकिन को। और फिर अचानक बड़ी मालकिन ने अपने कंधे से कमीज सरका दी। जैसे ही मेरी नजर बड़ी मालकिन के कंधे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। उनके कंधे पर बड़े बड़े जख्मों के निशान थे, जैसे किसी दरिंदे ने उन्हें बुरी तरह से नोच लिया हो। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली और कहने लगी, इन जख्मों को गौर से देखो। हम हर रात जख्मों को बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हर रात ही हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है। फिर बड़ी मालकिन ने अपनी तीनों बहनों की तरफ देखा तो उन्होंने भी अपनी कमीज कंधों से सरका दिया और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। बड़ी मालकिन कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो हमें इस मुश्किल जिंदगी से निकाल सकते हो। मैंने हैरत से अपनी मालकिनों से पूछा कि ये सब किसने किया है, आप लोगों का यह हाल कैसे हुआ। बड़ी मालकिन कहने लगी, जिसे तुम हमारा बाप समझते हो वो हमारा बाप नहीं बल्कि घटिया इंसान है जो हमें खरीद कर यहाँ लाया। हम चारों ही छोटे छोटे गाँव से ताल्लुक रखती हैं और मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाकर हमेशा शहर लाया था और ये फिर शहर लाकर इस आदमी के हाथों बेच दिया गया। और अब ये आदमी हर दूसरे दिन हमारे लिए कोई ना कोई गाहक लाता है जो रात भर हमें नोचता है और फिर सुबह चला जाता है। और अगर किसी रात हम गाहक को खुश ना कर पाए तो वह आदमी इस तरह हम पर चीखता चलाता है जैसे आज सुबह चीख रहा था। उन चारों ने बताया कि इन चारों के साथ ही एक ही तरह से मोहब्बत का खेल खेला गया था। शहर से कुछ लड़के गांव घूमने की गर्ज से उनके गांव पहुंचे थे और फिर वहां उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने साथ शहर ले आए थे। वो चारों सीधी सादी लड़कियां थी, इसीलिए इन लड़कों की बातों में आकर अपना घर छोड़कर शहर चली आई थी और अपने घर वालों को भी कुछ ना बताया। बड़ी मालकिन कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे 2 दफा अबॉर्शन हो चुके हैं। जब भी मैं उम्मीद से होती हूँ तो वो आदमी मेरा बच्चा साया करवा देता है, इसलिए मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। रात जब गाहक आता है तो मेरी हिम्मत ना होती है कि मैं उसे खुश कर सकूं, इसलिए इसने मेरी शिकायत कर दी और मालिक ने आकर हमें बहुत ज्यादा जलील किया कि अगर हम ग्राहकों को खुश नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा खाना पीना बंद कर देगा। अब तुम ही बताओ हमारा क्या कसूर है। ये कहकर चारों मालकिनें रोने लगी। वो चारों ही छोटे गरीब घराने से थी और इन्हें मोहब्बत के धोखे में फंसाकर यहाँ इस जिल्लत भरी जिंदगी के लिए छोड़ दिया गया था। और मजीद हैरानी की बात तो मेरे लिए ये थी कि मैं उन चारों को बहनें समझ रहा था जबकि वो बहनें भी नहीं थी। छोटी मालकिन कहने लगी कि तुमसे पहले जितने भी नौकर आए थे कुछ ही दिनों में उन्हें हमारी हकीकत पता चल गई थी और उन्होंने हमसे भी फायदा उठाने की कोशिश की थी। वो नौकर हम पर बुरी नजर रखते थे और मौके का फायदा उठाकर वो भी हमारे साथ ज्यादती करना
करना चाहते थे, इसलिए हमने मिलकर उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब तुम आए तो हमें अंदाजा हुआ कि तुम बहुत सीधे साधे और शरीफ इंसान हो। तुमने कभी नजर भरकर हमारी तरफ नहीं देखा, यहाँ तक कि उस एक महीने में तुम्हें यह भी एहसास नहीं हो सका कि हम चारों बहनें नहीं हैं और हमारे साथ यहाँ क्या कुछ हो रहा है। जब हमें तुम्हारी शराफत का यकीन हुआ तो हमने तुमसे मदद लेने का फैसला कर लिया। हम जानते हैं कि तुम हमारा गलत फायदा नहीं उठाओगे। उन चारों की बातें सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे घिनौने काम भी होते हैं। वो चारों कहने लगी कि बंगले के बाहर बहुत सारे गार्ड्स हैं, हम किसी भी तरह फरार नहीं हो सकते जब तक तुम हमारी मदद ना करो। कुछ ऐसा करो कि बारी बारी हम चारों को यहाँ से फरार करवा दो। ये कहकर वो मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। वो चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूं और सच तो ये था कि उनके हालत देखने के बाद मैं भी खुद चाहता था, लेकिन ये किस तरह से मुमकिन था। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं इनकी मदद करूंगा। मैं खुद एक बेटी का बाप था और खुदा ना खास्ता कभी ये वक्त मुझ पर भी पड़ सकता था। अगर कोई मेरी बेटी के साथ भी ऐसा जुल्म करता तो ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस को फोन करके मदद की दरखास्त करता हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसी और कहने लगी कि इस आदमी का बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक है, पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तो इसे किसी बात का खौफ ही नहीं है। तुम्हें किसी तरह हमारी मदद करना होगी। और फिर थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने बहुत सारी चाय बनाई और उसमें नींद की दवा मिला दी और फिर चाय का कप उठाकर दरवाजे पर पहुंच गया। चौकीदार मुझे देखकर हैरान हो गया तो मैंने कहा कि सर्दी बहुत है, इसलिए बस आप लोगों के लिए भी चाय ले आया हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी खुश हो गए। वैसे ही एक महीने में मेरी उनसे काफी अच्छी बातचीत हो चुकी थी। इन सब ने चाय पी और कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो गए। उनके सोने के बाद मैंने उन चारों मालकिनों को चुपके से उस बंगले से निकाल दिया और खुद भी अपने सामान के साथ निकल गया। उन चारों के पास काफी सारे पैसे थे जिससे वो अपने घर वापस लौट सकती थी। मैंने उन चारों को उनके गाँव जाने वाली ट्रेन में सुबह सवेरे ही बिठा दिया और खुद भी वापसी अपने गाँव के लिए निकल गया। मेरे पास काफी पैसे थे। मैंने सोचा कि कुछ दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा और फिर किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी की तलाश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि उन लड़कियों के वालिदैन उन्हें माफ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का ही इतना ज़र्फ होता है कि वो औलाद की हर गलती ना सिर्फ माफ कर सकते हैं बल्कि उनकी गलती पर पर्दा डालकर उन्हें दुनिया के सामने सुर्खरूबी कर सकते हैं। मैंने अपनी अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी पर लात मारी थी, क्योंकि मेरी नज़र में मजलूमों को जुल्म से बचाना ज्यादा जरूरी था। मैंने अपने ज़मीर को मुतमईन किया था, उन चारों लड़कियों की हिफाजत की थी। आज मैं अपने इस अमल पर बहुत खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि किस शहर जाऊंगा और कोई मुझे नौकरी देगा भी या नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि मेरी ये नेकी रायगा नहीं जाएगी। मेरी सब बहनों बेटियों से गुजारिश है कि मोहब्बत में अंधे होकर किसी गैर मर्द पर इतबार करके इस तरह अपने घर की दहलीज ना पार करें, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपके माँ बाप रुसवा होते हैं बल्कि आप भी जिल्लत का शिकार होती हैं। अपनी अहमियत को समझकर खुद अपनी इज्जत करें। इस तरह घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियां सारी जिंदगी सिर्फ जलील और ख्वार होती हैं, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता।